हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज आप लोगों को ग्रामर सेक्शन से स्टार्ट कराऊंगा। ग्रामर्स के बारे में जानने से पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज को ज्यादा बेहतर हम कैसे समझ सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे, जो कि अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दिमाग में रखते हुए मैं ये चीजें बता रहा हूँ कि किसी भी एग्जाम्स में अगर इंग्लिश लैंग्वेज पे क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहते हैं कि हाउ मच प्रोफिशिएंट यू आर इन दिस लैंग्वेज। अंडरस्टूड। तो अब किसी भी लैंग्वेज में आपको प्रोफिशिएंट होने के लिए उसके तीन पिलर्स होते हैं। फर्स्ट पिलर इज ग्रामर सेक्शन, जो मैं आज से स्टार्ट कराऊंगा। सेकंड इज द वोकैबलरी, जो मैं कल फ्रेजल वर्ब से स्टार्ट करा दिया था इसके पहले वाली क्लासेस में। ये पैरेलल चलेंगे, ग्रामर और वोकैबलरी पैरेलल चलेंगे। फिर इसके बाद थर्ड पिलर होता है इसका कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टूड। अब एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं आपकी ग्रामर चेक करने के लिए कि आपकी ग्रामर कितनी अच्छी है इस भाषा में। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेंटेंस एरर के फॉर्म में। एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होगी, वो आपको फाइंड आउट करना होता है। अंडरस्टूड गाइस। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के फॉर्म में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के फॉर्म में, और फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में। फिलिंग द ब्लैंक्स, कभी ये सिंगल फिलर्स होते हैं, कभी कभी ये डबल फिलर्स भी हो जाते हैं, मतलब एक सेंटेंस में ही दो जगह पे फिलिंग द ब्लैंक्स देंगे वो। अंडरस्टूड। वोकैबलरी, वोकैबलरी आपकी चेक करने के लिए किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं टाइम बचाने के लिए। जो बच्चे ऑलरेडी एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर रखे होंगे तो उनको सिलेबस मोर ओवर पता होगा। मैं यहाँ पे सिलेबस स्टार्ट करने से पहले आपको क्लैरिटी देना चाहता हूँ बस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम फ्रेजेस, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, ये ऑलरेडी मैंने स्टार्ट करा दिया। करेक्ट यूजेस ऑफ वर्ड, करेक्ट यूजेस ऑफ वर्ड, एंड होमोनिम्स। होमोनिम्स मतलब सेम साउंड्स करने वाले वर्ड्स को आपको ये एरर के पार्ट में भी पूछते हैं, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में ज्यादा पूछते हैं, जो अगर एसएससी की बात की जाए तो। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग। अब आपकी लैंग्वेज पे अंडरस्टैंडिंग कितनी है, अंडरस्टैंडिंग आप उस भाषा को कितना समझ पाते हैं। अगर आपकी ग्रामर सही होगी और वोकैबलरी सही होगी तभी आप उसकी भाषा को समझ पाएंगे। मान लीजिए कोई पैसेज दिया है, जब तक आप उस पैसेज को समझ नहीं पाएंगे तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं उनके आंसर आप नहीं कर सकते। अंडरस्टूड गाइस। तो इसको चेक करने के लिए, कॉम्प्रिहेंशन को चेक करने के लिए कि आपकी इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन कितनी अच्छी है, उसके लिए ये दो तीन तरह से क्वेश्चंस पुट अप करते हैं आपके सामने। क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट, पीक्यू, पीक्यूआरएस है ना, पीक्यूआरएस को बोलते हैं, या फिर आप इसको सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोल सकते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट एंड अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज। ये तीन तरह से आपके क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं आपके एग्जाम्स में। देखिए ग्रामर, अब ग्रामर के कुछ चैप्टर्स होते हैं जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम 90% तक आपके क्वेश्चंस वहीं से देखे जाते हैं। वो ग्रामर के कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं मैं यहाँ पे एक बार उनको लिख देना चाहता हूँ। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब,
प्रेपोजिशन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। वर्ब, वर्ब जब पढ़ाया जाएगा तो आपको फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब दोनों पढ़ाया जाएगा। नॉन फाइनाइट वर्ब को ही हम काफी बुक्स इसको एडवांस वर्ब के नाम से भी जानते हैं, या वर्ब एडवांस के नाम से भी जानते हैं। ये क्यों ऐसा बोला जाता है वो मैं आज आगे आपको जब चैप्टर्स पढ़ाऊंगा तो उसमें समझा दूंगा। इसके अलावा कुछ चैप्टर्स आपके क्वेश्चन टैग, नरेशन, वॉइस, टेंसेस, इन्वर्जन और सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस, हाँ आर्टिकल्स भी आप पढ़ सकते हो। आजकल क्वेश्चंस कम आते हैं आर्टिकल से, बट इट इज ऑल्सो मैंडेटरी। ये फिलिंग द ब्लैंक्स में काफी क्वेश्चंस इसके बनते हैं। तो ये जनरली आपके ये चैप्टर्स होते हैं। अगर काउंट किया जाए कितने चैप्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चैप्टर्स हैं आपके, जहां से आपके 90% क्वेश्चंस 90% क्वेश्चंस आते हैं। एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या जिसको आप बचपन में सिंटैक्स बोलते थे, वो वर्ब के ही चैप्टर में पढ़ा दिया जाएगा। बेसिक वर्ब में इसको बोलते हैं बेसिक वर्ब्स। और अगर आपके दिमाग में आएगा कि मॉडल्स, तो मॉडल्स भी यहीं पे पढ़ाया जाएगा। मॉडल इसी में आएंगे। अंडरस्टूड गए? तो ये आपके चैप्टर्स हैं। आज मैं ग्रामर स्टार्ट कराऊंगा, और ग्रामर में सबसे पहले नाउन का चैप्टर कराऊंगा। नाउन तो हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग नोट्स बना सकते हैं इसके। मैं जो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको, जितने भी चैप्टर्स, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो टीचिंग का एग्जाम्स हो, एसएससी का एग्जाम्स हो, बैंकिंग का हो, या फिर आपके सीडीएस एनडीए का एग्जाम्स हो, स्पेशली ध्यान में रखते हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को उसी के हिसाब से पढ़ाया जाएगा, जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें एग्जाम्स में। अंडरस्टूड? नाउन बहुत ज्यादा एकदम से बेसिक चीजें है, लिखवाने पे फोकस नहीं किया जाएगा। जो एग्जाम्स में चीजें आती हैं उन पे बात की जाएगी। नाउन्स, नाउन होता क्या है? नाउन जो है ये, इसका मीनिंग ही होता है नेम। तो जितने भी दुनिया में नेमिंग वर्ड्स है ना, नेमिंग वर्ड्स का मतलब जो किसी का नाम रखने के लिए जो वर्ड यूज किए गए हैं। अंडरस्टूड? तो उनको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। आप इसकी जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है वो अगर जानना चाहोगे या नोट डाउन करना चाहोगे तो आप लिख सकते हो, अ नाउन इज यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग्स, प्लेस, आइडिया, क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। किसी पर्सन का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी प्लेस का नाम, या कोई आइडिया है उसका नाम, है ना? या फिर आपकी सिचुएशन का कोई नाम, स्टेटस का नाम, मतलब, या क्वालिटी के नाम। किसी भी चीजों को अगर नाम हम दे देते हैं, अगर उनके नाम कुछ लिख देते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। जैसे दयालुता, दयालुता क्या है? एक क्वालिटी है। दयालु होना एक क्वालिटी है, तो दयालुता, है ना? क्लेमेंसी, क्लेमेंसी, ये क्या हो जाएगा? एक नाउन है। नाउन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? नाउन और प्रोनाउन की एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर आपके दिमाग में कभी ये मतलब हट जाए, कोई सेंटेंस लिखा है और कोई वर्ड को अंडरलाइन कर दिया गया हो और वो पूछे कि ये क्या है, ये नाउन है या नहीं है, तो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में ही यूज किया जाता है। तो आप इसको नोट करके, क्योंकि इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको। नाउन इज यूज्ड एज
सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. इन सेंटेंस. किसी सेंटेंस में नाउन कैसे पता चलेगा कि नाउन है? आप देख लीजिए कि वो वर्ड एक सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है या नहीं किया गया, तो इससे ये पता चलेगा. जैसे कि मैं इस चीज को और क्लैरिफाई करने के लिए बता देता हूँ, है ना. जैसे मैं कहता हूं कि सिंगिंग इज अ गुड हॉबी दैट रिलैक्सेस योर माइंड. अंडरस्टूड. अब इसमें मान लीजिए ये सिंगिंग वर्ड है, ये क्या है इसमें, इस सेंटेंस में ये एक नाउन है. क्यों नाउन है? क्योंकि इज का यूज इस सिंगिंग के लिए किया गया है, ये एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया. अंडरस्टूड गाइस. अगर मैं ऐसे बोलता हूं आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस. मैं ऑडियंस के सामने कोई गाना गा रहा हूँ. अब यहाँ पे भी वर्ड तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो गया. यहाँ पे एज अ नाउन यूज किया गया है वही वर्ड, यहाँ पे वही वर्ड कैसे यूज किया गया है, एक्शन के रूप में ना, तो ये वर्ब हो जाएगा. अंडरस्टूड. वर्ब की कौन सी फॉर्म है? आईएनजी फॉर्म है. समझ में आया? तो कोई वर्ड को हम सिर्फ ऐसे लिख दें दोस्तों कि सिंगिंग क्या है, तो हम सिंगिंग क्या है ये हम डिफाइन नहीं कर सकते. हम देखिए, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब प्रीपोजिशन इंटरजेक्शन ये क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. जब तक आप कोई स्पीच नहीं बोलोगे, जब तक आप कोई स्पीच को वहां पे रिसाइट नहीं करोगे या फिर आप सेंटेंस लिखोगे नहीं, स्पीच का मतलब सेंटेंस ही हुआ, तब तक हम उसमें उसके हर एक पार्ट को बता नहीं सकते कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच. अंडरस्टूड. तो ये चीजें बहुत ही दिमाग खोल करके ध्यान रखिएगा कि मैं एकदम बेसिक्स बता रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये जो नाउन वगैरह पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है. अंडरस्टूड. चलिए आगे. क्लेमेंसी is a very good quality that should be inculcated in your kids from childhood. From childhood. Childhood. क्लेमेंसी मतलब दया भावना, दया, है ना. बहुत अच्छी क्वालिटी है जिसको बचपन से ही बच्चों अपने बच्चों के अंदर डाल देना चाहिए आपको. अंडरस्टूड. इनकलकेट करना चाहिए. इनकलकेट का मतलब होता है कोई चीज हम किसी को सिखाते हैं, किसी की क्वालिटी, ऐसी कोई क्वालिटीज जो हम इनकलकेट करने का मतलब होता है कि हम इंस्टिल करते हैं उसकी पर्सनालिटी में, वो क्वालिटीज इंस्टिल करते हैं, उसको इनकलकेट बोलते हैं. ये कभी बार वोकैबुलरीज में भी आ सकता है इनकलकेट का मीनिंग. अंडरस्टूड. तो यहाँ पे ये वर्ड कैसे लिखा गया है? एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है, तो यानी ये क्या है? नाउन है. अंडरस्टूड. इनकलकेट ये क्या है? वर्ब है. ये वर्ब का यूज किया गया है. तो अभी फिलहाल हम नाउन की बात कर रहे हैं, तो ये समझ में आ गया कि नाउन किसी भी सेंटेंस में, अगर मैं कहता हूं आई डोंट वांट टू गिव माय बुक्स टू योर ब्रदर, मैं अपनी किताब, मान लीजिए ऐसे, आई डोंट वांट टू गिव माय बुक्स, अपनी किताबें,
टू योर ब्रदर, ब्रदर। आपके भाई को मैं अपनी किताब नहीं देना चाहता हूँ, है ना। अब क्या नहीं देना चाहता हूँ? किताबें। तो ये क्या हो गया? नाउन। अच्छा, ये वर्ड जो है आई भी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है सेंटेंस में, तो क्या ये नाउन है? नहीं। नाउन की बेसिक डेफिनेशन होती है नेमिंग वर्ड। ये आई का मतलब मैं हुआ, ये किसी का नाम थोड़ी है। मेरा कुछ ना कुछ नाम होगा ना, जब जब तक वो नाम मैं यहाँ पे नहीं डिस्क्राइब करूंगा तो तब तक वो नाउन नहीं होगा। अंडरस्टूड। मैंने एक बेसिक डेफिनेशन ये भी आपको बताई थी जब मैंने ये रूल दिखवाया था कि नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो नाउन और प्रोनाउन दोनों यूज किए जाते हैं। अंडरस्टूड। क्या देना है और किसको देना है, ये दोनों ही क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ब्रदर भी क्या हुआ आपका? नाउन हो गया। क्या देना है और किसको देना है ना। तो ये दोनों ही ऑब्जेक्ट है। इसको अगर आपको जब मैं प्रेपोजिशंस पढ़ाऊंगा तो उसमें और थोड़ा डिफाइन कर दूंगा सही से। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए, तो ये हो गया बहुत ही बेसिक चीज कि नाउन को हम कैसे पता करेंगे कि इस सेंटेंस में नाउन है कि नहीं। अब हम इसके फॉर्म को जानेंगे। नाउन कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं, कोई भी चीज है, किसी का कुछ भी नाम है, या तो उसको हम गिन सकते हैं या फिर हम उसको नाउन कैन बी डिफाइंड, इसको ऐसे लिख सकते हैं, नाउन कैन बी डिफाइंड इन टू वेज। दो तरह से इसको डिफाइन किया जा सकता है, या तो काउंटेबल या तो अनकाउंटेबल। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, किसी की फीलिंग्स है, किसी की अवस्था है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो किस में आ जाएगा? अनकाउंटेबल है। और उसके अलावा जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको काउंटेबल नाउन में। जनरली प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब किसी प्रॉपर व्यक्ति का, वस्तु का नाम, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन, जो कॉमन नेम होगा, जैसे बॉय, मेरा भी, मैं भी बॉय हूँ, और रोहन, सोहन, मोहन, ये सभी बॉय हैं, तो इन हम सब में क्या है? बॉय एक कॉमन वर्ड है, कॉमन नेम है ना, जो सबके लिए डिनोट करता है। अगर मैं प्रॉपर नेम बताऊं तो मेरा कुछ और नाम होगा, सामने वाला का कुछ और नाम होगा, तो वो प्रॉपर नाउन आ जाएगा। अंडरस्टूड गाइस। और फिर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स जो ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पर्संस या ग्रुप ऑफ थिंग्स को, प्लेसेस को डिनोट करते हैं, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स। अंडरस्टूड। अनकाउंटेबल नाउन में देखिए, अनकाउंटेबल नाउन भी काउंटेबल की तरह यूज किया जा सकता है, बट उसके साथ कुछ ना कुछ चेंजेस करने होंगे। जनरली मटेरियल, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दोनों क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल जिनसे भी कोई नई चीज प्रोड्यूस की जाए, ऐसा सब्सटेंस जिनसे कोई नई चीज बनाई जाए, वो मटेरियल होता है। जैसे हम बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? ब्रिक्स की, स्टोन्स की, सीमेंट की, है ना, आयरन की, इन सब की जरूरत होती है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? मटेरियल होंगे। एक अगर हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं तो उनके लिए कुछ मेटल्स की जरूरत होती है, तो मेटल भी किस में आएगा? मटेरियल नाउन में आएगा। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, हालांकि क्वेश्चन इसके बेस पे डायरेक्ट नहीं बनेंगे, बट इनका यूज किया जा सकता है, वो आगे मैं बताऊंगा। बेसिक्स नहीं पता होगा तो आपको सीधे सिर्फ रूल रूल लिखवा दूंगा तो वो सर के ऊपर निकलेगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भावनाओं को व्यक्त करते हैं, या हम कह सकते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, दैट कैन, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब वो होता है वो सब चीजें जिनको हम टच नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी टच्ड, है, इनटेंजिबल होती है ये चीजें, इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते, जैसे
ऑब्सक्यूरिटी। ऑब्सक्यूरिटी क्या है? एक अवस्था है। धुंधलापन। धुंधलापन क्या है? एक अवस्था है। इसको हम टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यूथफुलनेस। यूथफुलनेस ये भी क्या है? नाउन है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा सकता है। अंडरस्टूड? कोई सिचुएशन का नाम, जैसे ऑपुलेंस। जब व्यक्ति बहुत अमीर होता है तो उसको, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? ऑपुलेंस। अंडरस्टूड? वेल्थ। अब मैं आगे जब रूल्स एक बताऊंगा, आप अभी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि मटेरियल नाउन और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को जनरली ए या एन, मतलब इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल कौन से होते हैं? लिख देता हूं यहाँ पे। इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन को इंडेफिनिट आर्टिकल बोला जाता है। और डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट का मतलब जो चीजों को डेफिनिट बना, डेफिनिट का मतलब निश्चित, है ना? जैसे मैं द गंगा बोलता हूँ तो दिमाग में ये जरूर आना चाहिए कि ये द गंगा बोल रहे हैं, यानी द का यूज कर रहे हैं, तो ये नदी की बात कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान की नदी है। द नाइल बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि नाइल तो वैसे कुछ किसी का भी नाम हो सकता है ना, नाइल तो लड़की का नाम भी हो सकता है, गंगा लड़की का भी नाम हो सकता है। बट जब मैं द लगा रहा हूँ तो इससे ये डिफाइन हो जाता है कि ये कोई रिवर्स की बात, ये उसी रिवर्स की बात कर रहे हैं जो हिंदुस्तान की सबसे लंबी नदी है। नाइल जो वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है, तभी ये होगा, उस नदी के बारे में बात कर रहे हैं जब द उसके पहले लगाएंगे। तो ये क्या है कि द लगाने से चीजें स्पेसिफिक हो जाती हैं, और द लगाने से हम कह सकते हैं चीजें डेफिनिट हो जाती है, कि सामने वाले के दिमाग में ये आ जाए कि ये किस चीज की बात कर रहे हैं। अंडरस्टूड? द अमेजन। अमेजन, हम रिवर्स की बात कर रहे हैं जो ब्राजील में बहती है ना, तो द का यूज इसके पहले करते हैं। अंडरस्टूड गाइस? तो ये मैं बेसिकली बस ए और ए एन और द के बारे में बता रहा हूँ। तो हम एक तरह से एक रूल लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो कि इंडेफिनिट आर्टिकल, अब मैं सीधे इंडेफिनिट नहीं लिखूंगा, ए एन शुड नॉट बी यूज्ड, शुड नॉट बी यूज्ड विद मटेरियल नाउन और, सॉरी, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये पहला रूल आप लिख सकते हो इसका, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अंडरस्टूड गाइस? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये रूल। अगर आप इसको, आई डोंट हैव लव, आई डोंट हैव अ लव फॉर यू इन माई हार्ट, मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्रेम नहीं। अब प्रेम क्या हम काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना? ये किस में आएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, टच नहीं कर सकते हैं इस चीज को। अंडरस्टूड? तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले यहाँ पे ए का यूज कर दिया हो, या ऐसी ही कोई चीजें हो जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, और उसके पहले ए या एन का यूज कर देता है, तो दिस विल बी योर रॉन्ग आंसर। अंडरस्टूड? यहाँ पे क्या होगा? ओनली लव। अंडरस्टूड? हाँ, द का यूज किया जा सकता है कि नहीं? द का उन हर चीजों के पहले यूज किया जा सकता है जब उसको उस सेंटेंस में स्पेसिफिक बना रहे हैं, उसको पर्टिकुलर चीज है अगर वो। अंडरस्टूड? तो द का यूज किया जा सकता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल द के साथ दूंगा, यहाँ पे तो नहीं होगा, है ना? इसको ऐसे लिखेंगे, जब स्पेसिफिक हम लव की बात कर रहे हैं, लव के ऊपर फोर्स कर रहे हैं, है ना? द लव, द लव फॉर यू इन माई हर्ट, हर्ट
डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अंडरस्टूड गाइस? अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे लव को स्टार्टिंग में लिख दिया, यानी जो मेरे दिल में तुम्हारे प्रति नफरत वफरत की बात नहीं की जा रही है, नफरत की, उदासीनता की, किसी चीज की बात नहीं की रही है, स्पेशली बता रहा है लव के बारे में बता रहा है। तो जब ये स्टार्टिंग में यूज कर दिया तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज इसके साथ करेक्ट है। समझ में आ गया आपको? एक और चीज आप नोट करके लिख सकते हो कि जनरली सिंगुलर सिंगुलर वर्ब is used for abstract noun। abstract noun के लिए वर्ब कैसे यूज की जाएगी? सिंगुलर यूज की जाएगी। एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट फॉर द मटेरियल नाउन ऑल्सो। बट मटेरियल नाउन को हम प्लूरलाइज फॉर्म करते हैं, उसके साथ कुछ वर्ड यूज करके उसको काउंटेबल बनाया जाता है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे नहीं लिखा। चलिए अब मैं उन दोनों के फॉर्म को, आप इसको लिख भी सकते हो ब्रैकेट में, मटेरियल नाउन के लिए भी ये चीजें यूज होती है, लेकिन कब वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। जैसे गोल्ड क्या है? गोल्ड से कोई ना कोई चीज बनती है, गोल्ड एक मटेरियल नाउन है। डायमंड क्या है? ये भी मटेरियल नाउन है। ब्रिक मटेरियल नाउन है। स्टोन मटेरियल नाउन है। ये सभी मटेरियल नाउन है दोस्तों। जब ये जनरली यूज किए जाएंगे तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, लेकिन जब इसके साथ कोई नंबर या कोई एडिशनल वर्ड यूज करके इसको प्लूरलाइज किया गया हो, जैसे अगर मान लीजिए मैंने, है ना, आई रिमूव्ड दोज 10 ब्रिक, अब यहाँ पे ब्रिक्स लगाएंगे, ब्रिक्स फ्रॉम द रोड दैट हिंडर्स द प्लाइंग ऑफ, सॉरी, द प्लाइंग ऑफ द पेडेस्ट्रियन। 1 मिनट, थोड़ा लिखने में ये पेन, पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियंस। मान लीजिए एक एग्जांपल्स में लिखा हूँ, थोड़ा एग्जांपल्स एक लाइन में नहीं लिख पाया, इसके लिए मैं माफी मत चाहता हूँ। आई रिमूव्ड, अब मान लीजिए ये एक सिचुएशन ही ऐसी है कि जिसमें 10 हमें लिखना जरूरी है, वहां पे 10 ही ब्रिक थे। एक रास्ता है, रास्ते पे 10 ब्रिक है ना, जो अवरोध पैदा कर रहे थे आने जाने वाले लोगों के, है ना, रास्ते में। तो यहाँ पे लिखा जाए आई रिमूव्ड दोज, मतलब वो 10 ब्रिक्स। अब यहाँ पे इसके साथ एस भी करेक्ट है, क्यों? क्योंकि 10 लगाने से इसको प्लूरलाइज किया गया है। अंडरस्टूड? प्लूरलिटी। फ्रॉम द रोड, रोड से। दैट हिंडर, अब ये यहाँ पे हिंडर्स, हिंडर्स का मतलब अवरोध पैदा करना होता है ना, रोकना होता है। दैट हिंडर्स, अब कोई वर्ब के साथ एस या ईएस लगा है तो ये क्या होता है? सिंगुलर वर्ब होता है। जैसे गो का गोज हो जाता है, में अंडरस्टूड, वॉक का वॉक्स हो जाता है, हिंडर का हिंडर्स हो जाता है। तो यहाँ पे ये प्लूरल लिखा गया है, लेकिन इसका सब्जेक्ट जो है ये क्या है? सिंगुलर। अब ये प्लूरल ऑलरेडी है, तो यहाँ पे इसको हमें प्लूरल लिखना चाहिए, लेकिन सिंगुलर लिखा गया है, क्योंकि वर्ब के साथ एस या ई एस यूज करने से वो वर्ब किस फॉर्म में हो जाती है? सिंगुलर हो जाती है। तो यहाँ पे गलती क्या है दोस्तों? यहाँ पे गलती हिंडर्स नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? हिंडर आएगा। अंडरस्टूड? तो इस तरह से आपको एरर दे दिए जाते हैं। अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि दिस हाउस इज
मेड ऑफ bricks that have been brought from the nearest market। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, ये गलत है। ये क्या होगा? सिंगुलर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये घर बना है ना, इसके साथ कोई नंबर्स यूज नहीं किया गया है, तो ये एज अ मटेरियल यूज किया गया है इस घर में। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे ये ब्रिक का ही ब्रिक होगा। अंडरस्टूड। और ये भी सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे ये हैज हो जाएगा और ये ब्रिक हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि जब ये मटेरियल नाउन की तरह से यूज किया गया है, अगर उसको प्लुरलाइज नहीं किया जा रहा है किसी भी एडजेक्टिव का यूज करके, जैसे कि न्यूमरल एडजेक्टिव कोई होती है, जैसे 10, 15, 20, ये सब क्या न्यूमरल एडजेक्टिव होती है, तब तक वो सिंगुलर ही लिखे जाएंगे। अंडरस्टूड गाइस? तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, सेंटेंस में दे देगा और आप एरर होगी उस सेंटेंस में और आपको लगेगा कि सेंटेंस करेक्ट है। अंडरस्टूड गाइस? तो ये हो गए आपके बेसिक रूल्स, किससे रिलेटेड? मटेरियल नाउन से और इनसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड। एक रूल आप ये नीचे नोट करके लिख सकते हैं कि मेनी, few should not be used with abstract noun। abstract abstract noun लिख दीजिए। अंडरस्टूड? ये दूसरा रूल। जैसे कि हम मान लीजिए कोई abstract नाउनों के फीलिंग्स है, मेनी obscurity is seen in your application form। अंडरस्टूड? मेनी है ना, ऑब्सक्यूरिटी। अब मेनी का यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा? मच। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ ये यूज नहीं किया जाना चाहिए। अंडरस्टूड? आप भी क्या बोलते हो लव के लिए? आप देखते हो ना, आप मच का यूज करते हो। आई हैव मच लव फॉर यू। आई हैव मच लव फॉर यू। मच रिस्पेक्ट, आप रिस्पेक्ट के लिए भी क्या यूज करते हो? मच रिस्पेक्ट। अंडरस्टूड? तो ये रिलेटेड इनसे हैं। 2-3 रूल्स मैंने आप काफी इंपॉर्टेंट बताए, जिसपे एग्जाम्स में क्वेश्चंस काफी बार आए हुए हैं। अब आते हैं हम इसके जो बहुत बार पूछे गए रूल्स होते हैं, कुछ टाइप ऑफ नाउन्स होते हैं। आपको एक बार मैं अगर ये प्रॉपर नाउन है ना, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, वैसे तो ये मेंस के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इतनी बेसिक चीजें एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि बतानी पड़े। ये रूल्स जो रिलेटेड टू एग्जाम्स है वो तो मैं बताऊंगा, चाहे वो इजी हो चाहे टफ हो, बट ये डेफिनेशंस वगैरह लिखवाना और डेफिनेशंस वगैरह बताना थोड़ा लगता है टाइम कंज्यूमिंग है, और उसका कोई यूज भी नहीं है बहुत ज्यादा। हाँ, टीचिंग के एग्जाम्स में यूज है इसका। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम, है ना, प्लेस, पर्सन या थिंग्स। पीपीटी में लिखूंगा प्लेस, पर्सन, थिंग्स, शॉर्ट में लिखूंगा। इनका पर्टिकुलर नेम, अगर इनका पर्टिकुलर नेम अगर हम बोलते हैं,
पर्टिकुलर नेम, तो ये क्या कहलाएंगे, जैसे प्रॉपर नाउन। मान लीजिए कोई लड़का है ना, बॉय, उसका पर्टिकुलर नेम हर लड़के का अलग अलग हुआ। श्याम, मोहन, राधे, ये क्या है, ये पर्टिकुलर नेम है। सिटी का नाम, जैसे कि आपके है ना, किसी प्लेस पर्सन लिखा हो ना, पर्सन और प्लेस थिंग, तो सिटी का नाम वाराणसी, रोहतक, श्रीनगर, ये क्या है, पर्टिकुलर सिटी के नाम। अंडरस्टूड गाइस। और कोई वस्तु का नाम, आप जैसे किसी ब्रांड का नाम अगर लेते हो, रिबॉक, नाइक, शटरा। अंडरस्टूड। तो ये क्या हो गए, ये ही कहलाएंगे आपको प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। अंडरस्टूड। अब ये क्या है, ये इनमें कॉमन क्या है, बॉयज, इस तरह से है ना। राधे में वाराणसी, रोहतक, श्रीनगर, ये क्या है, सिटी है। सिटी जो वर्ड है इन तीनों के लिए कॉमन है। अंडरस्टूड। ये रिबोक, नाइक, ये जनरली क्या है, स्पोर्ट्स के आइटम आते हैं, तो इनमें कॉमन क्या हो सकता है, ये इसके शूज आते हैं, शूज, ये कॉमन नेम है, एक्सेट्रा। जब हम कॉमन नेम की बात करते हैं, स्टूडेंट जैसे वर्ड हो गया, स्टूडेंट। अंडरस्टूड। पुलिस मैन, आर्मी मैन। अंडरस्टूड। तो ये जो नाउन होंगे, ये भी तो किसी न किसी चीजों के नाम है, नेम है तो नाउन है, और ये कॉमन नेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। अंडरस्टूड गाइस, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कलेक्टिव नाउन्स मतलब इन्हीं के ग्रुप में, अगर ये चीजें ग्रुप में एग्जिस्ट करती हैं कहीं पे, ग्रुप नेम अगर ऑफ पीपीटी, पीपीटी शॉर्ट में मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इतनी ज्यादा, है ना, ये समझने के लिए बस मैं इस चीज को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा हूँ। ग्रुप नेम, अब जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, राम, श्याम, मोहन और राधे, ये पुलिस फोर्स ज्वाइन करते हैं, किसी को अरेस्ट करते हैं, है ना, जाते हैं ये चारों के चारों किसी को अरेस्ट करते हैं, तो हम क्या कहेंगे वहां पे, इनके नाम को ना यूज करके हम इनके एक ग्रुप के, जैसे अगर ये किसी प्रोफेशन में है तो हम पुलिस के प्रोफेशन में है, तो ये क्या कर सकते हैं, पुलिस, मान लो इन्होंने अरेस्ट किया, तो पुलिस हैव अरेस्टेड, अरेस्टेड माय ब्रदर, माय ब्रदर विदाउट एनी रीजन, हालांकि बिना रीजन के तो कोई नहीं, विदाउट एनी रीजन। अंडरस्टूड गाइस। तो यहाँ पे ये जो पुलिस है, अब इसका मतलब क्या है, ये कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, पुलिस, आर्मी, है ना, क्लैरिजी, एलिट। एलिट क्या है, एक ग्रुप ऑफ अमीर लोगों की एक झुंड होता है, या बहुत हाई तबके के लोगों के एक ग्रुप होता है, उसको एलिट बोलते हैं। अंडरस्टूड। हाई स्टैंडर्ड होता है उसका एग्जैक्ट मीनिंग। जैसे एलिट फोर्सेस वो होती है जो हाई स्टैंडर्ड की फोर्सेस होती हैं, अब उनके ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को एलिट फोर्सेस बोला जाता है। अंडरस्टूड। तो ये जो वर्ड है यही क्या कहलाते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। समझ में आया आपको। आर्मी, जैसे आर्मी, एक वर्ड होता है कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ द वर्शिपर्स। अब इसके लिए एक पर्टिकुलर नाम ही दे दिया गया है, ग्रुप ऑफ वर्श वर्शिपर्स, वर्शिपर्स, पूजा पाठ करने वाले लोगों के जो ग्रुप होता है उनको कॉन्ग्रीगेशन बोला जाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं भक्त मंडली। समझ में आ गया आप लोगों को। अगर कलेक्शन है, चाहे वो वस्तु का हो, चाहे वो पर्सन्स का हो, या प्लेसेस का कलेक्शन हो, जैसे कॉन्टिनेंट वर्ड है, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट ये कॉमन नेम भी हो सकता है, और ये
कलेक्टिव नाउन भी, मतलब कॉमन नेम और कलेक्टिव दोनों हो सकता है, क्योंकि कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं, सॉरी कॉन्टिनेंट, यार कॉन्टेंट लिख दिया, कॉन्टिनेंट। अगर बात ऑस्ट्रेलिया की करते हैं जिसमें सिर्फ एक ही कंट्रीज है ना, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, कहते हैं उसको कि वो एक कॉन्टिनेंट तो वो भी है। अब कॉन्टिनेंट यूरोप भी है, कॉन्टिनेंट एशिया भी है, तो कॉन्टिनेंट वर्ड जो है इन सब में कॉमन है, तो ये कॉमन नाउन हुए। लेकिन अगर बात अफ्रीका कॉन्टिनेंट की करते हैं, तो कॉन्टिनेंट वहां पे क्या है, कलेक्टिव नाउन। ग्रुप ऑफ द कंट्रीज, कंट्रीज का एक जगह पे जो ग्रुप है, एक पर्टिकुलर आइलैंड पे, बहुत बड़ा आइलैंड है ना, वो क्या हुए कॉन्टिनेंट वहां पे भी, तो वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज हो गया, तो वो कलेक्टिव नाउन भी है, और कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन भी है। नेम से वो कॉमन है, तो इसलिए कॉमन नाउन। तो ये हो गया इसका नॉमेनक्लेचर, है ना, इनके नाम और इनकी डेफिनेशंस, इनको समझेंगे कैसे कि कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा कलेक्टिव नाउन है। और वैसे मेंस में जितने बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होंगे कैंडिडेट्स, तो उनको ये सब बेसिक चीजें मुझे लगता है कि पता ही होगी। इवन रिपीटर्स होंगे तो उनको भी पता होगी, चाहे वो प्री ही दे रहे हो पहली बार। तो अब आते हैं हम सीधे रूल्स पे। अब यहाँ से चीजें एकदम से ध्यान से दीजिएगा। रूल्स ऑफ नाउन हम कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं करेक्ट यूसेज ऑफ नाउन। तो सबसे फर्स्ट इसका रूल, अब नाउन क्या है, किसी न किसी वर्ड का नाम। जैसे एक मैंने एक वर्ड दे दिया कंटेंट, कंटेंट, कंटेंट्स, कंटेंट्स का मतलब विषय सूची होता है, आपने देखा होगा। तो ये किसी न किसी चीज का नाम है ना, वो पेज पे जो लिखा होता है, जो एक ग्रुपिंग की होती है एक जगह पे पूरे चैप्टर्स की, तो उस पार्ट को क्या कहते हैं, उसको किस नाम से बुलाते हैं, कंटेंट्स, यानी किसी न किसी नाम से चीजें को बुलाते हैं, तो वो क्या हो गया, नाउन। अब ये कंटेंट कहीं पे कंटेंट के जगह पे कंटेंट्स के जगह पे कंटेंट यूज कर देगा तो सही हो, गलत हो जाएगा, बिकॉज ये पर्टिकुलर ये नाम है, ये हमेशा एस के साथ ही यूज किया जाना चाहिए। और कंटेंट जो वर्ड होता है, इसका ये एक वर्ब होता है ना, तो ये जो वर्ब है इसका मतलब सेटिस्फाइड होता है, सेटिस्फाइड होता है। अटैक जो वर्ड है, जैसे अटैक एक वर्ब भी है, अटैक एक नाउन भी है, समझ में आ गया। दोनों जगह पे स्पेलिंग सेम ही रहती है, इसमें चलो स्पेलिंग डिफरेंट है, इसमें सेम ही रहती है। जैसे अभी मैंने लव बताया था आपको, ये नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। जैसे आई लव यू बोलता हूँ, सब्जेक्ट के बाद आया तो ये वर्ब हो गया। आई हैव लव फॉर यू, यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया गया सेंटेंस में, तो ऑब्जेक्ट तो नाउन ही हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है किसी सेंटेंस में। तो समझ में आ गया, किसी वर्ड से हम डिफाइन ये नहीं करेंगे कि ये नाउन है या प्रोनाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है। ये डिफाइन किससे होगा, जब तक वो स्पीच में, जब तक वो स्टेटमेंट में, जब तक वो किसी सेंटेंस में यूज नहीं किया गया हो, तब तक डिफाइन नहीं हो सकता। अंडरस्टूड गाइस। तो अब हम आते हैं इनके करेक्ट यूसेज ऑफ द नाउन। कुछ एक टाइप्स होते हैं जो एग्जाम्स में काफी बार पूछे जाते हैं, उसके ऊपर मैं बात करूंगा अभी। सबसे फर्स्ट टाइप, ये वो नाउन है जिनको सिंगुलर फॉर्म में, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, सिंगुलर लिखा जाता है। पहली चीज, इनके लिए हम कह सकते हैं कि वर्ब का यूज अगर किया गया हो, तो इनके लिए अगर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज है और वर्ब का यूज इनके लिए किया गया है, तो वो सिंगुलर वर्ब आएगी। पहली चीज इसमें गलती। अब जो चीजें सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में लिखी जाती होंगी, यानी उसको अनकाउंटेबल बोला जाएगा। तो यानी ये वो नाउन है जो अनकाउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल फॉर्म में यूज किए जाते हैं, हम कह सकते हैं। अनकाउंटेबल फॉर्म में यूज किए जाते हैं, अनकाउंटेबल फॉर्म में यूज किए जाते हैं, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। इसके साथ और क्या रूल्स हो सकते हैं कि इनके साथ मच का यूज या सम का यूज तो कर सकते हैं, लेकिन मेनी का यूज, फ्यू का यूज नहीं किया जाता है, नहीं तो गलती हो जाएगी। अंडरस्टूड। डायरेक्ट यूज नहीं किया जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट यूज, क्योंकि ये लैंग्वेज जब हम पढ़ते हैं ना, तो कोई चीज सर्वकालिक शब्द की बात नहीं बोल देते हैं कि ये चीज सर्वकालिक शब्द है। डायरेक्ट यूजेस में मतलब जैसे अगर हम बोल रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन, कोई भी है ना, इंफॉर्मेशन,
इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ हम सम यूज करेंगे, दैट इज करेक्ट, क्योंकि सम का यूज हम मिल्क के साथ, आई वॉन्ट सम मिल्क टू ड्रिंक, है ना, तो सम का यूज तो हम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ कर सकते हैं, तो वो तो करेक्ट है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि फ्यू इंफॉर्मेशन अगर देते हैं, इंफॉर्मेशन, अंडरस्टूड, तो ये क्या है, गलत है। हम बोलचाल की भाषा में स्पोकन इंग्लिश में ये यूज करते हैं, अंडरस्टूड, फ्यू इंफॉर्मेशन, आई वांट फ्यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट स्ट्राइक, बट वो गलत होता है, फ्यू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, अंडरस्टूड गाइस। आप न्यूज़पेपर्स में अगर पढ़ोगे कहीं पे तो ये नहीं है, न्यूज़पेपर एक ऐसी लैंग्वेज यूज करती है जो कि बोलचाल की भाषा में स्पोकन में यूज किया जाता है, वो, है ना, तो उसमें आप ये मत देखिएगा कि सर वहां पे ये ऐसा यूज है, एग्जाम्स में आएगा तो गलत होगा, है ना, क्योंकि एडिटर्स जो होते हैं बहुत डिफरेंसेस होते हैं। हम जो ग्रामर पढ़ते हैं वो ग्रामर हम पढ़ते हैं यूके इंग्लिश के अकॉर्डिंग, है ना, ब्रिटिश इंग्लिश, और न्यूज़पेपर्स वगैरह में कोई एडिटर है जो यूएस से मान लीजिए पढ़ाई करके आया है तो वो यूएस इंग्लिश यूज करेगा, अंडरस्टूड, यूएस इंग्लिश यूज करता है, वो अपने हाथों से लिखता है या अपने टाइप करता है, वो इंग्लिश यूएस इंग्लिश के हिसाब से, वो ग्रामेटिकली एकदम से करेक्ट नहीं होता है हर जगह पे, थोड़ी बहुत डिफरेंसेस आ सकते हैं, वो मैं कभी खाली टाइम रहेगा जैसे एग्जाम्स वगैरह क्लियर हो गए या एग्जाम्स के सिलेबस खत्म करा दिया तो उसके बाद मैं चीजों की बात करूंगा उसमें, अभी फिलहाल इस पे एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पे ही बात करेंगे यहाँ पे। चलिए, तो ऐसे कौन कौन से नाउन हैं, और इसके लिए अगर जहाँ पे मेनी और फ्यू यूज नहीं किया जा सकता, मैंने वहां पे बोला था ए और एन भी यूज नहीं किया जाएगा, क्यों, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन का डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, ये आप इसको नोट कर सकते हैं। मच और सम का यूज किया जा सकता है, नाउन ये कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल फॉर्म में होते हैं, और इसके लिए वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो ये कौन कौन से नाउन है जो एग्जाम्स में काफी बार रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, सबसे पहले मोस्ट रिपीटेड वर्ड एडवाइस, अंडरस्टूड, इंफॉर्मेशन, लगेज, लगेजेस यूज नहीं करेंगे, बिजनेसेस यूज नहीं करेंगे, बिजनेस, वर्क, देखिए वर्क का मतलब जब तक काम से रिलेटेड है कि मेरे पास बहुत काम है यार करने के लिए, आई हैव मेनी वर्क टू डू नहीं बोलेंगे, आई हैव मच वर्क टू डू, मेनी का यूज नहीं कर सकते, मैंने आगे पहले रूल बता रखा है आपको। लेकिन अगर वर्क्स का मतलब किसी एक कवि है या कोई राइटर है उसके काम से, या उसने जो चीजें लिखी हुई है उसको भी तो वर्क्स बोलते हैं, अगर उससे रिलेटेड है तो उसको वर्क्स बोला जा सकता है, क्योंकि वहां में मीनिंग चेंज हो जाती है, उसकी मीनिंग क्या होती है, डिफरेंट हो जाती है, अंडरस्टूड गाइस। वर्ड, वर्ड का यूज आप लिख सकते हो प्रॉमिस के सेंस में, जब तक प्रॉमिस, नहीं तो आप कह दोगे सर वहां पे तो लिखा होता है ये ऐसे 250 वर्ड्स में लिखिए, मैं आपको एक्सेप्शन चीजें भी बताते चलूंगा, भाषा में जितनी एक्सेप्शन है उतनी एक्सेप्शन किसी चीज में नहीं है केमिस्ट्री के अलावा, केमिस्ट्री भी एक्सेप्शन बहुत होते हैं, और भाषा में एक्सेप्शन होने का कारण है कि वो एक ही वर्ड की दो तीन मीनिंग्स होती है, समझ में आया, दो तीन मीनिंग्स होती है, इस वजह से एक्सेप्शन बनाया जाता है, तो इसका प्रॉमिस के सेंस में अगर वर्ड का यूज किया जा गया है तो उसको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, या मैसेज डिस्कशन के फॉर्म में। मिसचीफ, थोड़ा शॉर्ट में, मिसचीफ शरारत होती है, ब्रेड रोटी खाने की बात की जाए, सीनरी, अपशब्द बोलने की बात की जाए नाउन के फॉर्म में, ध्यान रखना, अब्यूज, वैकेशंस,
एविडेंस काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। एविडेंस, अल्फाबेट भी काफी बार आया है। अल्फाबेट, पोएट्री, फूड, फर्नीचर, बैगेज, फर्नीचर, रिपीटेड। पोएट्री, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट, मशीनरी, एक्सेट्रा। एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चंस कौन कौन से आए हैं मैं उनको अंडरलाइन कर देता हूँ आप लोगों को। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम टाइम, लगेज, बिजनेस, वर्क बहुत बार आया हुआ है। मिस्टीफ, सीनरी, मैक्सिमम टाइम, वैकेशन, एविडेंस, इक्विपमेंट, फर्नीचर, पोइट्रीज भी आ जाता है। एक वर्ड आता है सीडीएस में आया था, फिल्थ, गंदगी। फिल्थ का मतलब होता है गंदगी। अंडरस्टूड यस। तो ये वर्ड्स जो मैं सर्कल किया हूं इनको तो आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ये एग्जाम्स में काफी बार पूछे गए। इससे रिलेटेड मैं एग्जाम्पल्स कुछ करा देता हूं आपको। He gave me, sorry, he gave me an information regarding selection procedure, procedure, regarding selection procedure. He gave me an information, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। This is wrong. He gave me information, क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगा। अंडरस्टूड गाइस। या फिर हम अगर ए का यूज करना चाहते हैं तो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। हर चीजों के देखिए मैं पीडीएफ फॉर्म यूज नहीं करता हूँ इनके लिए, क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप पीडीएफ कोई सिर्फ यूज करो तो वो आप उसको देख करके ही तो सीधे डिलीवर कर रहे हो, आप देख रहे हो उसको बस अंडरलाइन करते जा रहे हो कि ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो थोड़ा आपको क्लासेस लंबी लग सकती हैं इस पे, है ना। एक ही चैप्टर पढ़ाने में हो सकता है 2 घंटे 3 घंटे तक जा सकते हैं। बट इसमें जो बुक्स में मैं डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ा हूँ, है ना, 3-4 बुक्स पढ़ा हूँ, आपको बता भी देता हूँ। मैंने एसपी बख्शी पढ़ रखी है मल्टीपल टाइम्स, नीतू सिंह की किताब पढ़ रखी है जो एसएससी के लिए काफी यूजफुल है। फिर मैंने एससी गुप्ता करके आती थी, एनडीए के टाइम में पढ़ी थी एससी गुप्ता, एससी गुप्ता। फिर एक एके सिंह करके कॉमन में कॉमन एरर करके बुक्स आती थी, मिरर ऑफ कॉमन एरर, एके सिंह की, ये पटना के राइटर्स हैं इनकी। और लुसेंट भी पढ़ी थी मैंने, एनडीए के टाइम पे ही लुसेंट पढ़ी थी जब मैं एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा था तब। तो ये लगभग पांच छह किताबें जो मैं काफी स्टैंडर्डाइज फॉर्म में पढ़ रखा हूँ, और क्वेश्चंस तो मोर देन 30,000 क्वेश्चंस कर चुका हूँ, मोर देन 30,000। हर एग्जाम्स देने से पहले 8 से 10 हजार 5 हजार क्वेश्चन जरूर करता हूँ, फिर अगले एग्जाम्स में भी रिपीटेड क्वेश्चंस कुछ आते हैं और कुछ नए क्वेश्चन करता हूँ। तो जो चीजें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये इन किताबों को पढ़ने, मल्टीपल्स बुक्स को पढ़ने के बाद, ये किसी एक बुक्स में ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे किसी भी एक बुक्स में इंफॉर्मेशन पूरी नहीं दी गई, तो इसीलिए मैं पीडीएफ किसी किताब वगैरह की यूज नहीं करता हूँ, स्पेशली इंग्लिश पढ़ाते हुए। चलिए, तो ये हो गया, एक दो एग्जांपल्स और। माय ब्रदर was
punished for committing many mischief mischiefs mischiefs in his school. माई ब्रदर वॉज पनिश्ड, मेरे भाई को, है ना, बहुत सारी शरारत कर स्कूल में बहुत सारी शरारत करने की वजह से उसको क्या किया गया, पनिश किया गया। मेनी मिसचिफ्स गलत। मैंने आपको अभी बताया कि ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन आते हैं। अनकाउंटेबल मतलब जिनको गिना नहीं जा सकता, शरारत को हम गिन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, मच मिसचीफ। अब एस और एस भी यूज नहीं करेंगे, अंडरस्टूड गाइस? आई मिसचीफ, अंडरस्टूड? ये आपका करेक्ट आंसर। चलिए, तो ये टाइप 1 मैंने बताया आपको। टाइप 2, टाइप 2, टाइप 2 यहाँ पे वो नाउन होंगे, है ना। अब लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ, दीज आर द नाउन्स विच लुक लाइक सिंगुलर, एसएल से सिंगुलर हो, बट यूज्ड एज प्लूरल एंड while used as a subject plural verb will be followed। थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, will be followed, है ना। ये वो नाउन्स हैं जो दिखने में कैसे लगते हैं, सिंगुलर लगते हैं, दिखने में सिंगुलर लगते हैं, बट यूज प्लूरल की तरह होते हैं। जब ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किए गए हैं तो प्लूरल वर्ब आता है इनके साथ, अंडरस्टूड? चलिए, वो कौन कौन से नाउन है वो मैं आपको बताता हूँ। कैटल, कैटल, जेंट्री, पिजेंट्री, ग्रुप ऑफ फार्मर्स होता है, पोल्ट्री, पीपल, पीपल में भी एस और एस नहीं लगा होता है, आपको पता है, पीपल, मेजोरिटी, क्लर्जी, पुलिस भी इसमें आ सकता है, पुलिस, हालांकि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है, वो मैं बताऊंगा कि कब कैसे, अंडरस्टूड? जनरली यही वर्ड है जो कि दिखने में कैसे हैं, ये सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब एस और ईएस इनके साथ लगा तो नहीं है, नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस और ईएस लगाते हैं, बट ये दिखने में कैसे हैं, विदाउट एस और ईएस के हैं, यानी ये सिंगुलर दिखने में है, अंडरस्टूड? लेकिन यूज कैसे किए जाएंगे, अगर मैं कहता हूं कि सम कैटल आर ग्रेजिंग इन माई फील्ड, फील्ड, है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, गलती क्या है इस सेंटेंस में, आर का यूज किया जाएगा क्योंकि ये मीनिंग में क्या है, प्लूरल है। प्लूरल वर्ब मैंने यहाँ पे लिखा ना कि प्लूरल वर्ब इनके लिए यूज की जाती है, तो आर तो करेक्ट है, बट इनके साथ एस और ईएस नहीं लगाया जाएगा क्योंकि ये जो नाउन है ये प्लूरल ही है, बस दिखने में सिंगुलर है, तो इनके साथ एस और ईएस क्यों लगाया जाएगा, तो यहाँ पे गलती ये होगी। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कैटल यूज करेंगे, अंडरस्टूड? कैटल का यूज करेंगे, समझ में? इसी के साथ में उन नाउन को भी लिख लीजिए, ये स्पेशली वो नाउन है जो कि सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज किए जाते हैं, जैसे कमेटी,
ज्यूरी, मिनिस्ट्री, ये तो कोई लगाने की जरूरत नहीं। मॉब, ऑडियंस, पुलिस, टीम, पब्लिक, एक्सेट्रा। एग्जाम्स में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कमेटी पे आते हैं, पुलिस पे आते हैं, टीम पे आते हैं, ज्यूरी पे। इन चारों पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं ना, ये एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम्स आ चुके हैं। जब इसके मेंबर्स की बात की जाए, जब इनके मेंबर्स की बात की जाए तो ये प्लूरल लिए जाएंगे, मतलब कि मेंबर्स, ऐसा कोई एक्शन हो रहा हो जिसमें इनके मेंबर्स का इंक्लूजन हो, अंडरस्टूड, तो ये प्लूरल लिए जाएंगे। और जब ये एज अ यूनिट के रूप में यूज किए गए हो, एज अ यूनिट, अंडरस्टूड, या एज अ ऑर्गेनाइजेशन, सेंटेंस है ये, ऑर्गेनाइज, ये सब, तब ये क्या लेंगे, सिंगुलर। जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली पुलिस की बात कर रहा हूँ, दिल्ली पुलिस आर वेरी फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव, वेरी फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव, बहुत ही फास्ट और रिस्पॉन्सिव। तो दिल्ली पुलिस एज ऑर्गेनाइजेशन में इसकी बात कर रहा हूँ तो आर का यूज गलत है, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, इज होगा। मैं कहता हूँ उनके पर्सन के, उनके मेंबर्स की बात कर रहा हूँ। अब कोई एक्शन, ऐसे कोई काम हो रहा हो, जैसे मैंने कि आपको पहले बताया था, एक एग्जांपल दिया था, पुलिस हैव अरेस्टेड माय ब्रदर विदाउट एनी रीजन, अंडरस्टूड गाइस। थोड़ी मैं फास्ट लिख रहा हूँ तो आप मैनेज करने की कोशिश करिएगा, मेरे शब्दों पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, लिखने पे थोड़ा कम, क्योंकि हो सकता है मैं फास्ट बोल रहा हूँ, फास्ट लिखते लिखते कुछ आगे निकल जाऊं और कोई वर्ड छूट जाए, अंडरस्टूड। वैसे कोशिश तो करूंगा कि ऐसा ना हो, बट हो सकती है ऐसी गलती, क्योंकि क्लासेस जल्दी भी खत्म होनी है। तो पुलिस हैव अरेस्टेड, पुलिस का क्या है, मतलब पुलिस के मेंबर्स, पुलिस मैन आया होंगे, पर्सन्स है ना, वो मेंबर्स है, उन्होंने अरेस्ट किया होगा, तो यहाँ पे ये हैव का यूज करेक्ट है, अंडरस्टूड। ये बनी प्लूरल, यहाँ पे प्लूरल वर्ब करेक्ट है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा, अंडरस्टूड। यहाँ पे इज करेक्ट होगा, ना कि आर। जिसे हम कहते हैं कि आर्मी इज द डिसाइडिंग फैक्टर इन द वॉर, तो आर्मी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं, बट मैं कहता हूं कि आर्मी हैव अटैक्ड ऑन द एनिमी। अब आर्मी के मेंबर्स इंक्लूडेड होंगे तो वहां पे हैव अटैक्ड करेक्ट, अंडरस्टूड गाइस। तो ये भी आपको समझ में आ गया। आप इसके नीचे नोट करके लिख सकते हो कि दीज नाउन्स कैन बी यूज्ड इन एसएल प्लूरल फॉर्म। And verb will be used accordingly. Verb will be used accordingly. दोस्तों मैं थोड़ा अभी इसको अभी यहाँ पे पॉज करूंगा, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है, मेरे को लग रहा है कि
जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आवाज पानी के यानी आवाज वगैरह बारिश की आवाज जिसमें रिकॉर्ड हो जा रही है, जिससे बहुत सारे डिसरप्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं क्लासेस में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आगे की क्लासेस कंटिन्यू होंगी। 2 घंटे की 1 घंटे की क्लास हो गई है, 2 घंटे की और क्लास करूंगा, तो ये पूरे नाउन से रिलेटेड जो पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। प्रैक्टिस मिनिमम 40 to 50 सेंटेंसेस के होंगे, मिनिमम क्वेश्चन होंगे 40 to 50, इससे ऊपर ही होंगे हर चैप्टर के बाद। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।